सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न रिविजन। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी का जो कैलेंडर है 2022-23 के लिए ये आपके सामने है और एमपीपीएससी ने समय समय पर इसको अपडेट भी किया है। आप देखेंगे यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा 2021 एमपीपीएससी 2021 की हम बात करें तो इसका प्रीलिम्स 19 जून को हुआ। जुलाई में इसके रिजल्ट आएंगे और मेंस कंडक्ट कराने की जो डेट रखी है वह है 24 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में। ये टाइम है। फरवरी 2023 में मेंस के रिजल्ट आएंगे, अप्रैल 2023 में आपके इंटरव्यूज़ होंगे और साथ में मई 2023 में आपको फाइनल परिणाम मिलेगा कि इसकी कितनी रैंक है। ये अभी पीएससी का कैलेंडर है। इसके हिसाब से देखें तो आपका एग्ज़ाम 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 24 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक चलेगा। तो आपके पास यदि हम बात करें रफली कितना टाइम है, रफली आपके पास 5 महीने का टाइम है और इस 5 महीने के टाइम में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन फॉर दिस वन। तो 5 मंथ स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। वेल, तो पहली बात तो याद रखना, हमारे पास कितने पेपर है, बहुत सारे पेपर हैं। जीएस के हमारे सामने जीएस 1 है, जीएस का 2 है, जीएस 3 है, जीएस 4 है। फिर उसके बाद आपके पास एक निबंध का पेपर है। मैं निबंध क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको निबंध हिंदी में लिखना है। भले आप इंग्लिश मीडियम के हैं लेकिन आपको निबंध हिंदी में लिखना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट में एक सब्जेक्ट है हिंदी। तो कुल मिला के आपको 6 पेपर लिखने हैं और 6 पेपर लिखने के लिए आपके पास 5 महीने का टाइम है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ इसमें कहाँ कहाँ पर दिक्कतें जाती हैं। देखिए, जीएस पेपर 1 की बात करें, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है। इतिहास और ज्योग्राफी का मेन पोर्शन है। हिस्ट्री भी आपने पढ़ रखी है, ज्योग्राफी भी आपने पढ़ रखी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। नो डाउट आपको इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। फिर भी यदि आप सिलेबस को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो चीज़ें यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है। पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली पॉलिटी का पोर्शन है, पॉलिटी के साथ में इकोनॉमी का पोर्शन है। इकोनॉमी आपने ज़्यादा तो नहीं पढ़ी होगी, तो इकोनॉमी में ज़रूर आपको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा। पॉलिटी आपने ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ रखी है तो इतना इशू नहीं रहेगा। तो पॉलिटी और इकोनॉमी का पोर्शन है, यहाँ भी आपको मोस्टली आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके अच्छे नंबर आने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी। लेकिन याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ क्वेश्चन तो कुछ रिपीट हो ही जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा इशू होता है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो एग्जाम के जोन में आप जाते हैं। एग्जाम जोन का मतलब होता है कि आपको पता चलता है कि बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसके जोन में आने लग जाते हैं, आपको अंदर से फीलिंग आने लग जाती है, वाइब आने लग जाती है कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मतलब कहाँ पे आपको एफर्ट डालने हैं, कहाँ पे एफर्ट्स नहीं डालने हैं, इसकी आपको लगभग आइडिया मिल जाती है। मतलब एक जो बैलेंसिंग एक्ट है, आपको जो बैलेंस करना होता है प्रिपरेशन के दौरान, वो बैलेंसिंग आप महसूस करने लग जाते हो। जैसे आप कहते हैं ना, गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप जब गाड़ी चलाओगे कई बार लगातार, तब जाके आपको पता चलेगा हाँ बैलेंस कैसे करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस तो नहीं किया सकता, लेकिन आपको अंदर से वाइब्स आने लग जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा सकता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा सकता, ये एरिया से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एरिया से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिए, लगभग हमेशा देखते रहिए। जितना आप देखेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा। एटलीस्ट यू विल गेट टू नो दैट कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर याद रखना, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लिच नहीं है। यहाँ पे लगभग चीज़ें क्लियर हैं। आपने बहुत सारा पोर्शन ऑलरेडी कर रखा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। पेपर 3 की बात करें, इसमें पोर्शन है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक के साथ जो एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो भी है। अब टी जो है आपने इसी साइड के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, लेकिन हाँ जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, उनको हल्का सा दिक्कत एप्टीट्यूड में जा सकती है, बिकॉज इसमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। थोड़ी प्रयास करना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। RS अग्रवाल जैसी किताबें जो है खरीद लेना और वहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आप NCERTs भी ले सकते हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं वहाँ से NCERTs को टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका पेपर 3 के लिए। पेपर 4 की बात करें, यहाँ पर एथिक्स है, फिलोसफर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये ज़रूर थोड़ा सा आपके लिए काम है, क्योंकि यहाँ पे आपने अभी तक कोई ज़्यादा पढ़ा नहीं है। साइकोलॉजी के टॉपिक्स भी यहाँ पर हैं, तो प्रॉपर तरीके से इसके लिए आपको जरूर टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो ये पोर्शन जरूर आपके लिए नया है। तो इसके लिए एथिक्स की बात करें तो इसके लिए लेक्सिकन जैसे किताबों का प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी केस स्टडीज दी हुई हैं।
एथिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं एग्जाम में पूछाते हैं, तो जो टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, प्रयास करना आप इसको अभी से शुरू कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। इसके अलावा निबंध का पोर्शन देखें तो निबंध के पोर्शन में लोगों को लगता है जरूर है कि बहुत अच्छा निबंध लिख लेंगे, लेकिन असल में मैंने बहुत सारी कॉपियां चेक की हैं, मैंने उसमें देखा है कि निबंध लोगों के ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं और उसके बाद फिर उन्हें नंबर अच्छे नहीं मिलते। तो निबंध के लिए ज़रूरी है कि आप निबंध राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर तरीके से शुरू कर दें, और यहाँ पर चीज़ों को लिंकिंग प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी उसमें लिखते जा रहे हैं और आपको नंबर मिल जाएगा। तो चीज़ों को कहीं ना कहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉपर तरीके से करना जरूरी है, और साथ में जो पॉइंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से जनरेट किए जाने चाहिए, तभी जाके निबंध में आपको प्रॉपर तरीके से नंबर मिलेगा। निबंध लिखना आसान काम है, दैट्स ट्रू, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्जाम में आप अच्छा निबंध नहीं लिख पाएंगे, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। और ये टॉपिक देखें तो स्कोरिंग है, यहाँ पर डेफिनेटली आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो देखें तो हिंदी में भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बिना प्रैक्टिस के यदि आप जाओगे तो आपको दिक्कत जाएगी, बहुत सारे व्याकरण वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो हिंदी भी आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। ये 3 पेपर देखें, एथिक्स का पेपर, निबंध का पेपर, हिंदी आपके लिए नया है, तो प्रयास करें यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा पुश करें कि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो कि आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकें बेहतर तरीके से। ये 3 पेपर को आपने कुछ न कुछ तो कर ही रखा है, कुछ न कुछ क्या ठीक ठाक ही कर रखा होगा, क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपने जीएस के 3 पेपर में डेफिनेटली खूब सारा एफर्ट डाला होगा, लेकिन लास्ट के जो 3 पेपर हैं यहाँ पर आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले होंगे। तो प्रयास करें कि इन पोर्शंस में आप अपना टाइम ज़्यादा दें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर कैसे तैयार करना है, प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार देखें, इससे आपको एक रफ आइडिया मिलने लग जाएगी, जिससे एटलीस्ट आपको एग्जाम में कौन कौन सी एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करना जरूरी है, एटलीस्ट यू विल गेट द आइडिया अबाउट दिस वन। हमेशा चीज़ें सिलेबस से क्लियर नहीं होती, सिलेबस तो आपको देखना ही है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन देखने से चीज़ें ज़्यादा आपको ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, देखिए एग्जाम के दौरान बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद में बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट करने जाते हैं कि हाँ मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, अब मैं मेंस दे रहा हूँ, आई एम राइटिंग द मेंस हियर एंड देयर। और इसके दौरान बहुत सारा जो उनका टाइम है वो जाया जाता है, बिकॉज मे बी सम ऑफ यू गेटिंग प्रीटी गुड मार्क्स, कुछ लोगों के नंबर 70-72 के आसपास हो रहे होंगे, तो उनको अंदर से फीलिंग आ रही होगी कि येस दे विल क्लियर द प्रीलिम्स, बट इतना पर्याप्त नहीं है। आप इस समय जो फोकस करें वो मेंस की पढ़ाई में करें, बिकॉज देखिए जो लोग टॉपर्स होते हैं, जो लोग क्वालिफाइड लोग होते हैं, या जो विनर्स होते हैं, वो साइलेंट होकर काम करते हैं। ज़्यादा शोर शराब मचाने वाले जो लोग हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं। बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो प्रयास करें साइलेंट होकर काम करें, बिकॉज जो लोग यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराब मचाते हैं अक्सर उनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे फोकस होना ज़रूरी है। यदि आपका फोकस हटा, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। यदि आपका फोकस हटा, इसका मतलब आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। फोकस ऑन योरसेल्फ। बहुत सारे लोग कहने जाते हैं ना कि हाँ आपने यहाँ पे ये वीडियो बना दिया, ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, हमारा फोकस हट गया। ये लोग जो हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, फोकस आपको अपने अंदर बनाना है। कौन क्या वीडियो बना रहा है, कौन क्या चीज़ें कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आपका जो रूम पार्टनर है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको ब्लेम करना है, उसको ब्लेम करना है। यदि आप ये करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। फोकस ऑन योरसेल्फ। आप अपनी डेली रूटीन को फॉलो करें, प्रॉपर तरीके से देखें कि आप कहाँ कहाँ टाइम। देखिए एक बहुत बड़ी बात बोली गई है कि यदि किसी इंसान का अगला 10 साल आपको देखना है, यदि किसी इंसान का अगला 10 साल देखना है कि वो 10 साल बाद कहाँ पहुँचेगा, तो सिर्फ उसका जो टाइम रूटीन है वो आप देखने लग जाओगे, कहाँ पे वो अपना टाइम जो है कंज्यूम करता है। यदि कोई इंसान अपना मैक्सिमम टाइम किस जगह में लगाता है, यदि आपको ये पता चल जाए तो आपको ये अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि वो कहाँ तक पहुँचेगा, है ना। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि कोशिश करें, एक डिसिप्लिन को फॉलो करें, प्रॉपर तरीके से रूटीन में काम करने की हैबिट डालें, आंसर राइटिंग के लिए प्रॉपर टाइम अलॉट करें और वहाँ पर आंसर राइटिंग करें। यहाँ पर मेंस की तैयारी के दौरान एक और बड़ी समस्या हमारे फ्रेंड्स को होती है, एंड मेनी ऑफ यू आर सेइंग दैट थिंग कि मेंस चलो ठीक है हम लिख तो रहे हैं, लेकिन अभी हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, हमारा प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और ऐसी कंडीशन में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसी कंडीशन में मैं आंसर राइटिंग कैसे करूं? दैट्स द बिग चैलेंज फॉर मी। आंसर राइटिंग तो तब करेंगे जब सिलेबस का कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए
ना तो आपका पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट होगा, ना तो फिर आप कभी आंसर राइटिंग ऐसे में कर पाएंगे। तो यहाँ प्रयास करें कि आप आंसर राइटिंग अभी शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ज्योग्राफी की आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैनी ऑफ यू से दैट थिंग कि हमारे पास इतना कंटेंट नहीं कि हम आंसर राइटिंग कर पाएँ। देखिए, यदि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें मुश्किल से आपको 10% या 20% ही आपको उस वक्त याद रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ लैंड रेवेन्यू सिस्टम यदि आप पढ़ रहे हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश की जो भू राजस्व प्रणाली थी भारत में, यदि उसको आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपको जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी नाम बस केवल याद रहे। हो सकता है यदि आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो आपको ये लोकेशन पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे लगाया गया था या किसने लगाया था, आपको इतना याद रहेगा। बस उसी से आपको अपने आंसर को फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आंसर को बड़ा करना, छोटा करना, ये थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कम से कम फैक्ट पे आपको अपने आंसर लिखने पड़ेंगे, कम से कम नॉलेज पे आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें तो यहाँ पे आपकी ये स्किल अपने आप पैदा होगी। और वैसे भी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, कम से कम नॉलेज पे अच्छा आंसर लिखने की हैबिट डालिए। और ये किया जाता है, टॉपर्स के अंदर बहुत नॉलेज नहीं होता लेकिन उनके अंदर आंसर राइटिंग स्किल बहुत गजब की होती है। दे वर्क ऑन इट, वो उस पर काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि नॉलेज पे हम सबको बीट नहीं कर सकते। नॉलेज एक ऐसी एरिया है जहाँ पे लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, दे हैव ह्यूज नॉलेज, उनको बीट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यस, जो आंसर राइटिंग स्किल है वहाँ पे बीट करना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं वो आंसर राइटिंग में बिल्कुल काम नहीं करते। ऑनेस्टली मैं बात करूं, आंसर राइटिंग में बहुत सारे लोग बहुत कम काम करते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 बार मेंस लिखे हैं एंड स्टिल दे कुड नॉट क्लियर इट। मतलब क्लियर तो किया है, मेंस क्लियर किया है, लेकिन इतने अच्छे नंबर नहीं आए कि दे फाइनली गेट सेलेक्टेड, फाइनली सिलेक्शन उनका हो गया हो। तो ऐसी कंडीशन में हमने जो उनकी ऑब्जर्व किया, उनकी हैबिट को ऑब्जर्व किया, तो मैंने पाया कि वहाँ पर वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पे टॉपर्स को पता होता है कि यदि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं करूँ तो मेरे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कहते हैं कि आपका एक दिन का खाना मिस हो जाए, लंच डिनर कोई मिस हो जाए चलेगा, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग स्किल डेली की डेली कंटिन्यू चलनी चाहिए, वो मिस किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी डेली की डेली होनी चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा वेट ना करें कि सिलेबस आपको कंप्लीट हो, तभी जाके आप आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग आप अभी शुरू कर सकते हैं, जितना भी नॉलेज आपके पास में है उसी में आप अपने आंसर को लिखने की हैबिट डालें। तो पहली बात तो हमारा ये है मेंस के लिए। द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टॉक अबाउट दैट कि बहुत सारे लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उनका कहना होता है कि मैंने आंसर राइटिंग तो शुरू किया है लेकिन हमारे आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। क्वालिटी इज़ वेरी बैड, बहुत ही गंदा आंसर मैं लिख रहा हूँ और मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि ऐसे मैं आंसर अच्छा लिख पाऊंगा। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई काम आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आपके अंदर वो परफेक्शन नहीं रहेगा, ये एक आम बात है। लेकिन जब आप उस काम को लगातार करते जाते हैं तो आपको अंदर से फीलिंग लगती है कि हाँ आपको ऐसा आंसर लिखना चाहिए। अभी तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्रेस करना है, लिखना है ना, तो अभी तो आपको सिर्फ इतना काम करना है। लेकिन एक टाइम के बाद में आपको जो फॉर्मेटिंग है, किस तरह से अपने आंसर को लिखना है, क्या चीज़ें लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ें लिखना कम ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक लिख रहे हो, आप मान लीजिए सपोज करिए आप ब्लू ग्रीन एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे लिख रहे हो, है ना, ब्लू ग्रीन एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी दी जाती हैं। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो इसमें आप लिखोगे, आपके पास यदि कंटेंट ज़्यादा है तो उसको कंप्रेस करना है। मान लीजिए 3 मार्कर पूछ लिया गया तो आप उस कंडीशन में आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। मान लीजिए 5 मार्कर पूछ लिया गया तो आपको हो सकता है आपके पास कंटेंट ज़्यादा हो तो आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। 11 मार्कर पूछ लिया तो हो सकता है आपके पास कंटेंट कम हो तो आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये टाइम के साथ डेवलप होता है। अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, टाइम के साथ अपने आप आपके अंदर जो बैलेंसिंग एक्ट है वो पैदा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि नहीं मेरे आंसर परफेक्ट नहीं हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, हाउ टू आई शुड डू दैट थिंग। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग करते रहें, धीरे धीरे टाइम के साथ आपके अंदर बैलेंसिंग आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे सपोज करो आप फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहते हो, आप रनिंग करना चाहते हो, और आपका टारगेट है कि 5 किलोमीटर मैं रनिंग करूँगा डेली। और ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आप रनिंग करने गए, पहले दिन आप रनिंग करने गए, आप 100 मीटर दौड़े और 100 मीटर दौड़ने पे ही आपकी सांसें फूलने लग गई और आप अंदर से बोलो नहीं मैं तो 100 मीटर नहीं दौड़ पा रहा हूँ, 5 किलोमीटर कैसे दौड़ूंगा। नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि आपको धीरे धीरे अपने अंदर एड ऑन करना पड़ता है। आज 100 मीटर दौड़े हो, कल 100 मीटर दौड़ो, परसों 100 मीटर दौड़ो, फिर उसको बढ़ा के 120 130 करो, फिर उसको बढ़ाते 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 5 किलोमीटर जाओ। दिस इज अ मैराथन एक्सरसाइज। इसके लिए आपको अपने अंदर पेशेंस गजब का रखना पड़ेगा, आपको सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा और टाइम के साथ धीरे धीरे आंसर राइटिंग स्किल भी वैसे ही डेवलप होती है जैसे आपकी यहाँ पे रनिंग एक्सरसाइज डेवलप होती है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर परफेक्ट नहीं है, आपको परेशान नहीं हो रहा है, जस्ट कीप मूव फॉरवर्ड, जस्ट कीप डूइंग
डूइंग इट आपका आंसर अपने आप डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ये दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ। तीसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए कभी कभी हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो जब मेंस की तैयारी करते हैं तो वो इस प्रॉब्लम को अक्सर फेस करते हैं, दे डू फेस दैट थिंग, कि हमारा एग्ज़ाम 3 घंटे होने वाला है, 3 घंटे आप जाओगे पेपर दोगे, तो अभी तो मेरी 2 घंटे बैठने की भी ढंग से हैबिट नहीं है, मैं 3 घंटे कैसे बैठ के पेपर दूँ। देखिए दैट्स द पॉसिबिलिटी। अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एग्जामिनेशन हॉल में आपके अंदर ऑलरेडी इतनी एनर्जी हो जाती है, कुछ ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं कि आप 3 घंटे बैठ लेते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी आप प्रयास करें कि आप 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आप बैठ कर आप प्रैक्टिस कर सके उतना आप प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि आपको लॉन्गर आवर्स 3 घंटे अभी से शुरू कर देना है ना। अभी आप 1 घंटे बैठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप 1 घंटे बैठ के आंसर राइटिंग करो। एक टाइम के बाद आप उसको बढ़ाते बढ़ाते 2 घंटे ले जाओ, फिर एग्जाम के करीबन प्रयास करो कि एग्जाम के 10-15 दिन पहले तक आप 3 घंटे तक का रूटीन डेवलप कर लेना, क्योंकि ज़रूरी है कि आपका 3 घंटे सिटिंग होना चाहिए। यदि आपका सिटिंग 3 घंटे होता है तो आपको एग्जाम में ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन फील नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होना है कि 3 घंटे आप नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप कैसे करें कैसे नहीं करें। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप जहाँ पे जितना आप घंटे आप बैठ सकते हो, अभी 1 घंटे बैठ सकते हो, उसी से आप शुरुआत करो, आंसर राइटिंग करो, तो यहाँ से आप डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे फ्रेंड्स के अंदर में होता है कि मेंस के आंसर राइटिंग करते वक्त स्पीड जो डेवलप होना चाहिए आंसर राइटिंग की, वो स्पीड डेवलप नहीं होती। देखिए स्पीड डेवलप होने के 2 रीज़न होते हैं स्पीड डेवलप ना होने के। पहली बात ये कि आपकी जो आंसर राइटिंग स्पीड है वो बहुत कम है, मतलब आप जब आंसर लिख रहे हैं आपकी राइटिंग स्पीड बेसिकली कम है। और राइटिंग स्पीड को डेवलप करने का एक ही तरीका होता है कि यहाँ पे आपको रस में लिखना पड़ेगा, मतलब तेज लिखना पड़ेगा। तेज कैसे आप लिखोगे? किताब से देखकर जब आप लिखते हो तो आमतौर पर आपकी स्पीड डेवलप नहीं हो पाती, आप जो सोच के लिखते हो उससे आपकी स्पीड ज़्यादा डेवलप होती है। तो प्रयास करें, अपनी लिमिट को पुश करें, और धीरे धीरे पुश करते करते आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ऐसे आपको परेशानी होना है, और राइटिंग हो सकता है थोड़ी स्टार्टिंग में खराब हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी स्पीड को पुश करना पड़ेगा, तेज लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी, करेंगे आप थोड़ा हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। बहुत ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता नहीं है, आप तेज से लिखने का प्रयास करो, राइटिंग थोड़ी खराब होगी चलेगा, बट अभी आप थोड़ा सा इस पर काम करो। द सेकेंड थिंग इज दैट स्पीड डेवलप ना होने का एक रीजन और होता है कि जब आपके पास प्रॉपर तरीके से कंटेंट नहीं होता, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास कंटेंट पिक नहीं हो रहा होता है कि हाँ इस टॉपिक पे लिखें, ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो ये चीज़ जब पिक नहीं होती हैं तो यहाँ पर भी एक समस्या होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो जजमेंट स्किल होती है टाइम के साथ डेवलप हो जाती है, तो इसमें अपने आप आपके अंदर जो आप आंसर राइटिंग करते रहोगे तो ये डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं हालांकि डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ में, लेकिन फिर भी दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी टॉपिक को आपको लिखना है, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, और वहाँ पे आपको अपने अंदर जजमेंट स्किल पैदा करनी होती है टाइम के साथ में कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें कम इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चीज़ें भी टाइम के साथ डेवलप होता है। आप दूसरों की कॉपी करने का प्रयास ना करें, खुद से डिसाइड करें कि बेसिकली क्या लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या लिखना कम ज़रूरी है। तो ये टाइम के साथ डेवलप होगा, लेकिन डिसाइड आप खुद करें। जब आप खुद डिसाइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एटलीस्ट यू विल हैव ए जजमेंट स्किल। आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर भी जो कहते हैं ना एक पावर ऑफ डिसीजन, वो आपके पास होना चाहिए ना, तब तो आपके अंदर डेवलप होगा। तो कहीं ना कहीं जजमेंट स्किल आपके अंदर टाइम के साथ पैदा हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको सही लगे वही लिखने की हैबिट डालिए, बाकी टीचर तो आपको अपना ओपिनियन देंगे ही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ, मैनी ऑफ यू आस्किंग फॉर मोटिवेशन, कि मोटिवेशन कैसे बना रखें। मेंस इज अ मैराथन एक्सरसाइज, हाउ टू बी शुड मोटिवेट अवरसेल्फ। देखिए मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो टाइम के साथ आती जाती रहती है। मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ इसके बारे में कि बहुत ज़्यादा ये ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा मोटिवेट ही रहोगे, टाइम के साथ ही आप हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने आज का बहुत अच्छा कर लिया, तो आज का मोटिवेशन आपका अप हो गया, लेकिन आप कल अच्छा नहीं कर पाए और आपका मोटिवेशन इतना डाउन हो गया कि आपको लगा कि आई एम लाइक नो बॉडी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपने लाइफ में, मैं दुनिया का सबसे नकारा इंसान हूँ और मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें होना एक आम बात है, आपकी लाइफ में नहीं, हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हैं, हर किसी को ये महसूस होता है। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के लिए परेशान ना हो, कोशिश करें अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा करें। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपको अपना फिक्स टाइम रूटीन बना के रखना है, किस टाइम पे आपको उठना है, इस टाइम पे आपको
एक सब्जेक्ट तैयार करना है, इस टाइम पे फिर इतना गैप लेने के बाद दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर देनी है। तो ये जो टाइम रूटीन है या डिसिप्लिन है ये अपने अंदर पैदा करें और उस डिसिप्लिन के हिसाब से पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग करके आप पढ़ाई करो तो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्लानिंग करके रिजल्ट अच्छा नहीं आता, प्लानिंग करके हम कभी भी उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। देखिए आप प्लान बनाओगे मान लो 10 घंटे पढ़ने का, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, यदि आप 4 घंटे पढ़ लो बड़ी बात होती है, लेकिन प्लान बनाओगे आप 10 घंटे का तो 4 घंटे पढ़ लोगे। बिना प्लान के आप पढ़ोगे तो हो सकता है 1-2 दिन आप कुछ पढ़ लो, लेकिन बाद में आपके अंदर जो विल पावर अपने आप डाउन होगा। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग बना के ही काम किया करो, प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से आप तैयारी किया करो, तो उसमें आप कहाँ जा रहे हो ये आपको पता रहेगा। एटलीस्ट आप जो जहाँ भी जा रहे हो, जो परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आपको कमांड रहेगा। तो ये रहना ज़रूरी होता है, इसलिए आप प्रयास करें कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना शुरू करें और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करें। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आई एम श्योर यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस वन। यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया मिली होगी कि आपको मेंस की तैयारी कैसे करनी है। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। हालांकि अब मेंस का सेशन हमारे लगातार चलते ही रहेंगे। मेंस की आंसर राइटिंग भी आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको खूब सारा बेनिफिट मिलेगा। डिस्कशन को मेंस वाइंड अप करते हैं। हालांकि मेंस की बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको होम पेज में, तो वो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो उससे आपको रफ आइडिया मिल जाएगी बेसिकली आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। फीडबैक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस में दिए गए थे, तो उसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगी। लेकिन इसके अलावा जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी MBPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो यहाँ से आपको हमारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इसके अलावा यदि आप खुद भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो लर्न सर्विसेज मेंस नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आंसर राइटिंग होती है, तो इसके माध्यम से आप लोग अपने आंसर राइटिंग स्किल को और भी एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो फॉर टाइम बिंग डिस्कशन को बेस से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। यदि आपके पास कोई डाउट्स है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच, थैंक यू।